बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ द एक्सप्रेस बैच। तो लास्ट वीडियो में हमने करना क्या है, मैंने किया कुछ यूँ है कि जो दो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, एक आपके एक्सप्रेस बैच वाला ग्रुप और एक जो मेरा ग्रुप है जस्ट क्यूएम की बातें, उसमें से जो लास्ट 50 क्वेश्चंस थे, आधे इस ग्रुप से आधे उस ग्रुप से, उनका एक 50 जो है क्वेश्चंस का एक अदद मॉक बना लिया। किसके लिए? अपने लिए। मतलब एक्सप्लेनेशन मेन मकसद नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दोनों ग्रुपों में प्रोवाइड कर दी होगी। अब यहाँ हमने देखना है कि अगर हमारे पास इस तरह के 50 सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो हमारा क्या जो है वो तरीक़ेकार होगा, हम कितने टाइम में जो है ये 50 सवाल करने के काबिल होते हैं। कुछ टिप्स जो मैं शुरू में आपको बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है। अगर मुझसे कोई सवाल एक ट्राई या दो ट्राई में नहीं हुआ तो मैं वो सवाल स्किप करके अगले सवाल पे चला जाऊंगा। एक बहुत बड़ा मसला ये होता है स्टूडेंट्स को कि वो ज़िद में आ जाते हैं, वो कहते हैं जब तक कि मेरा सवाल सॉल्व नहीं होता मैंने आगे कोई नहीं जाना। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। 50 में से कितने को मैक्सिमम 4, 5, 6 सवाल मुश्किल होंगे, बाकी ईजी सवालों में से तो आप मार्क्स लेना। तो जो टाइम कंज्यूमिंग सवाल है वो हम इग्नोर करेंगे, जो इजी सवाल है वो हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम घंटे में कितने कोई जो 50 है मार्क्स ले सकते हैं। वैसे आई कैब में आपके पास 2 घंटों का टाइम होगा, मैंने अपने आप को कम टाइम दिया, 1 घंटे का सिर्फ टाइम दिया। लेट्स से 1 घंटे में हम कितने 50 सवाल करते हैं। मेरे पास जी टेबल टी टेबल नहीं है, कैलकुलेटर से जितनी कैलकुलेशन मैं कर पाया दैट्स वेरी गुड। आपके पास जो पेपर में है वो टी टेबल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह भी जो गिवन होंगे। सिर्फ हमें कौन से टेबल की जरूरत पड़ सकती है? पॉइसन कम्युलेटिव टेबल की और टी टेबल की। बाकी सब कुछ जो है वो हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। पहला सवाल, आपके पास 2 बंदे हैं, उनकी 36 इनिंग्स हैं। 36 इनिंग्स की 2 तरह की एवरेजेस हैं, 2 तरह की स्टैंडर्ड डिविजन्स गिवन है। ऐसा करें जी स्कोर निकालते हैं। तो जी स्कोर चैप्टर 14 का सवाल, डिफरेंस बिटवीन मीन्स। जी स्कोर का क्या फॉर्मूला होता था? स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय n। n क्या है? 36 यहाँ भी और 36 यहाँ भी। लेट्स पुट वैल्यूज ऑन कैलकुलेटर। 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 36 प्लस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। कैलकुलेटर बोला 1.900, 1.900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। सबसे पहले तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। तो इन सारों का सम क्या है? 12 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20। कैलकुलेटर बोला 100, यानी कि यही इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 12% इधर, 20% इधर। अब ऑप्शंस देखते हैं। 30% ऑफ द एम्प्लॉइज रुपीज़ 1100 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो 1100 किधर है? इसके दरमियान कहीं। तो अगर 1000 से लेके जो है वो 1500 तक 30% लोग कमा रहे हैं, तो 1100 से लेके ऑनवर्ड्स नहीं कमा सकते। ऑप्शन ए हमें ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट, 30% जो लोग हैं वो 500 से कम कमाते हैं, नहीं। 32% लोग 500 से कम कमाते हैं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, 1000 से लेके 1500 तक, तो 1000 किधर है? 1000 से लेके 1500 तक जो है मोर देन 30%, तो है कि 30% लोग मोर देन जो है वो 1000 कमाते हैं। हाँ, ये हमें बात जो है वो सही लग रही है। और नेक्स्ट, बिटवीन 1125 टू 1347 यानी कि 45, यानी कि यहाँ से लेके इसके मिड तक। तो वंस अगेन इसका जो आंसर है दोनों का मिला के कभी भी 30 से जो है एक्सीड नहीं कर सकता। हमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट लग रहा है। आगे चले हैं। एक बंदे ने, बल्कि मैंने, अली ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये। कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 सालों में। पहले 3 साल इंटरेस्ट रेट 8% था, यानी कि 1.08 रेज़ टू पावर कितने साल? 3 साल। और फिर अगले 3 सालों में इंटरेस्ट मिला 10%, यानी कि 1.1 रेज़ टू पावर 3। लेट्स सी ये क्या बनता है। 10,000 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 3। कैलकुलेटर बोला 16766, ये रहा बेस्ट ऑप्शन हमारा। आगे चलें। ऑटोमोबाइल कंपनी, ओहो टी का सवाल आ गया। हमें टी टेबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल क्या मैं टी की जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ जी, वो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। क्या है हमारे पास? x11025 माइनस मीन क्या है? सॉरी, ये तो मीन है। x क्या है हमारे पास? 11418 माइनस दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आएगा? आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन है 1775 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। ये सारा का सारा स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट इसके ऊपर होगा। कितने कस्टमर्स थे? 100 कस्टमर्स थे। 11418 माइनस 11025 डिवाइडेड बाय 1775 स्क्वायर रूट 100। कैलकुलेटर ने कहा 2.21408।
कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास आ गई 2.214 ही है। अब चूंकि मेरे पास जो है वो टेबल वैल्यू, बल्कि एक मिनट, ये तो जी टेबल है, जी टेबल की टेबल वैल्यू तो हमें ज़बानी याद है 1% के केस में 2.58 होती है, यानी कि 2.57 यानी कि 2.58। दिस इज डी इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, हमें एक से ज़्यादा तरह के सवाल नज़र आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बीच वाला कर लेते हैं जो हमें देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मिस सलमा को चाहिए 3 लाख रुपए 3 साल बाद और 5 लाख रुपए 5 साल बाद। अच्छा, दो तरह की है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इंटरेस्ट रेट है 12% क्वार्टरली, यानी कि एक क्वार्टर का रेट हुआ 1.03 रेज़ टू पावर -12। क्या वैल्यू आई? 3 लाख इंटू 1.03 रेज़ टू पावर -12। कैलकुलेटर बोला 210414। दूसरी अमाउंट उन्हें चाहिए 5 साल बाद, 5 लाख इंटू 1.03 रेज़ टू पावर -20। -20 क्यों? 5 साल है और हर साल में जो है वो कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलना है? 4 दफ़ा। 5 लाख इंटू 1.03 रेज़ टू पावर -20 आया 276838। इन दोनों प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, देखते हैं उन्हें कितने पैसे चाहिए आज। 210414, इन्हें आज के पैसों में चाहिए टोटल अमाउंट, किधर गई? 487252। अब इसकी किस्तें निकाल लेते हैं। 487 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.03 रेज़ टू पावर -20 डिवाइडेड बाय 0.03। कैलकुलेटर बोला 32751। क्या इस तरह का ऑप्शन है? 32751 इज द ऑप्शन। आगे चलें, कितनी सारी तरह की लाइसेंस प्लेटें बन जाती हैं? स्टूडेंट ने आगे से सवाल भी पूछा था इसमें कि अगर रिप्लेसमेंट हो रही है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, दोनों केस में बात कर लें तो अगर तो रिप्लेसमेंट हो रही है फॉलोड बाय लेटर, कितने तरह के लेटर होते हैं? 26। मल्टीप्लाई बाय फॉलोड बाय 3 डिजिट्स, कितने तरह के डिजिट्स होते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10। और अगर रिप्लेसमेंट ना हो रही होती है, हम करते हैं 26 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। एक जो डिजिट है वो कम होता चला जाएगा। इसका ऑप्शन चूंकि कोई नहीं है इसलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपके पास लीजिंग कंपनी से आपने 6 मिलियन की गाड़ी ली, उसमें से 25% आपने शुरू में पैसे दे देने और जो रिमेनिंग 25% है वो आपने देना है किस्तों में। तो 6% का 25% क्या होता है? 1.5 मिलियन। अब 1.5 मिलियन की किस्तें निकाल लें। 1.5 मिलियन की किस्तें किस तरह निकलेंगी? 1.5 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर। आर क्या है? 12% जो है कंपाउंडिंग एनुअली। तो किस्तें आपने कब देनी है? ईच मंथ, यानी कि 1.01 रेज़ टू पावर माइनस। अब एक जो अपनी किस्त है वो बिल्कुल बिगिनिंग में दे देनी है। तो पीछे कितनी किस्तें रह गई? माइनस के हिसाब से साल कितने थे? 3 साल। 3 साल में कितने आपके पास जो थे किस्तें थी? -35। एक जो आपने किस्त थी वो बिल्कुल शुरू में ही दे दी, डिवाइडेड बाय 0.0। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.01 रेज़ टू पावर -35 डिवाइड बाय 0.01। तो क्या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 12% कंपाउंडेड जो है वो एनुअली है, ओके। यानी कि एक महीने का इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% हुआ। 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय दिस। कैलकुलेटर बोला x इज इक्वल टू 51005। लेकिन एक मिनट, एक और चीज़ हम मिस कर रहे हैं। चूंकि हमने शुरू में जो है वो अमाउंट दे दी थी 1.5 मिलियन इज इक्वल टू x शुरू वाली अमाउंट प्लस x इंटू 1 माइनस 1.01 रेज़ टू पावर -35 डिवाइडेड बाय 0.01। अब कैलकुलेट करके देखें ज़रा क्या आता है। 1.5 इज इक्वल टू x प्लस x इंटू, ये मैंने प्लस क्यों किया? एक वो किस्त जो आपने बिल्कुल शुरू में दे दी उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वही होगी ना। तो 1 माइनस 1.01 रेज़ टू पावर -35 रेज़ टू पावर 0.01। लेट्स सी कैलकुलेटर इस बारे में क्या कहता है। कैलकुलेटर बोला एक किस्त जो है वो तकरीबन 5 लाख के बराबर है। लेट्स सी कि हमने कार की जो वैल्यू है वो ठीक कैलकुलेट किया है। तो 6 मिलियन का 0.25% क्या होता है?
1.5 मिलियन। तो हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ये 163497 ही लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो तो मिलियंस में। आगे चलते हैं। लो जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया। हमारे पास टी टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट टी की जो है कैलकुलेटेड वैल्यू वो तो निकाल लेते हैं ना। तो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी? आपके पास x है 7800 माइनस आपके पास मीन क्या है 8000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास क्या है 200 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14, 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 14। लेट्स सी क्या आता है। 7800 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 14। कैलकुलेटर बोला -3.7416। लेट्स सी क्या है फिगर ठीक है क्या? हमने फिगर जो है वो सारी ठीक कैलकुलेट की हैं। तो रेज़ टू पावर -15 था, मैंने 14 लिख दिया। कैलकुलेटर कह रहा है -3.8729। अब 3.8729 मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए हमें टी वैल्यू चाहिए होती थी, जो हमें टी टेबल से ही मिलनी थी। तो ये हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, एक सवाल निकल भी गया हाथ से, बाकी सारे सवाल तो पढ़े हैं। 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्टैंडर्ड एरर निकाल दें। तो मीन कहाँ से निकलेगा? इन दोनों का एवरेज जो होगा वो मीन होगा। तो 32 + 20 कितना है? 52, 52 डिवाइड बाय 2 26 आपके पास मीन है। ये आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स हैं। ये कैसे आएंगी? 32 = 26 प्लस कितना आपके पास 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यानी कि 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर हुआ होगा। मजीद सॉल्व करें, 6 = 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर, यानी कि स्टैंडर्ड एरर = 6 डिवाइडेड बाय 2.58। क्या आया? 2.32, यानी कि 2.33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजर साहब ने फिटनेस क्लब जो है वो ज्वाइन किया है। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है? ये आपके पास मीन है 0.25 और आपके पास x है 23.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.025 डिवाइडेड बाय n कितना है? √25। ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा t की कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि 0.235 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.025 डिवाइडेड बाय √25। कैलकुलेटर बोला t की कैलकुलेटेड वैल्यू =-3। क्या -3 का ऑप्शन है? -3 ये भी ऑप्शन है, -3 ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट, आप पेपर में आपने टी टेबल मंगवा के देख लेना है कि t की जो है वो टेबल वैल्यू क्या है। n-1 यानी कि 24 के सामने आपने देख लेना है। 5% के केस में t क्या वैल्यू है? ऑप्शन ये या ये होगा। आगे चले, आपके पास फला जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या है ये ऑप्शंस? 95। ऐसा करते हैं, मैं स्टैट में गया, 1 वेरिएबल में गया और इन सबको एंटर कर लिया। 95, 85, 103, 62, 97, 69, 130, 83, 96, 118, 73, 112, 78, 112, 78 दोबारा नहीं 73 था पहले, शुक्र है नज़र आ गया। 73, 112, 78, 95 दोबारा से 95, 87, 89, 93, 68 और 117। कितनी फिगर्स आई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फिगर्स होनी चाहिए थी। मैंने कुछ एक आधी फिगर लगता है ज़्यादा लिख दी। लेट्स सी, 95, फिर 85, फिर 103, फिर 62, फिर 97, फिर 69, फिर 130, फिर 83, फिर 96, फिर 118, फिर 73, फिर 112, फिर 78, फिर 95, फिर 95, फिर 87, फिर 89, फिर 93, फिर 68 और फिर 117 फिगर्स हमने देख ली। अब मैं गया वेरिएंस में और मैंने इनका क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड डिविएशन। कैलकुलेटर के मुताबिक स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो है 31.28। मीन इनका क्या निकलता है? मीन भी कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। तो मीन इनका निकल रहा है, मैं वेरिएंस में गया, एक्स मीन में गया, कैलकुलेटर ने कहा मीन इज़ 83.86। अल्लाह करे फिगर्स ठीक कैलकुलेट हुई हूँ। 83.86 प्लस 31.28 इंटू जो है 2, कितनी फिगर्स आती हैं? तो 83.86 प्लस 31.28 इंटू 2
अपर लिमिट आपके पास आई 146.42 और लोअर लिमिट आपके पास आएगी, इसमें से आप जब माइनस कर दें तो वो आएगी 21.3। कितनी ऐसी फिगर्स हैं जो इस रेंज में पाई जा रही हैं? तो सारी की सारी फिगर्स, ये 20 की 20 ही फिगर्स ऐसी हैं जो इस लिमिट में पाई जा रही है। ज़रूर हमसे कैलकुलेटर में जल्दी में फिगर जो है एंटर करते हुए एरर आ गया होगा। तो इसका आंसर मेरे मुताबिक 20 है, बुक के मुताबिक 19 है, तो जल्दी में कुछ एरर हो गया, कोई मसला नहीं, पेपर अभी हाथ में है, आगे चलें। अहमद साहब को जो है वो ऑन एवरेज 4 कॉल हैं 5 मिनट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 कॉल्स। ट्विस्ट, आपको लैम्डा जो है वो 5 मिनट का दिया गया है 4, जबकि आपसे 10 मिनट का पूछा जा रहा है 3 कॉल्स की प्रोबेबिलिटी बता दो। सबसे पहले तो आप लैम्डा एडजस्ट करेंगे, आपका लैम्डा 4 से बढ़ के हो जाएगा 8। नेक्स्ट मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। वंस अगेन, टेबल ना होने की वजह से हमारा इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 का क्या मतलब है? 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी और 3 की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे। आसान तरीन तरीका ये इसका, पॉइसन क्यूमुलेटिव वाला टेबल देखें, उस पे जो है लैम्डा 3 की वैल्यू देखें x3 और लैम्डा 8 पे, वो आपके जो वैल्यू होगी 1 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पे हम टाइम मजीद नहीं लगा रहे, आगे चलें। फिर वही बात, वही पॉइसन का सवाल, टेलीफोन ऑपरेटर को 2 कॉल आती है 3 मिनट में, ऐसा करें 9 मिनट में जो है वो कॉलों का बता दें। तो अगर 3 मिनट में 2 कॉल आती है तो 9 मिनट में कितने आएंगी? 6 आपके पास हो जाएगा लैम्डा। और आपसे सवाल चाहता क्या है? मोर देन और इक्वल टू 4 कॉल्स जो है इन 9 मिनट्स। वंस अगेन, मोर देन इक्वल टू 4 कॉल्स का क्या मतलब है? 0, 1 और 2 की आपने टेबल देख लेनी है क्यूमुलेटिव पॉइसन टेबल में, तो वही हमारे पास शॉर्टकट है, वरना हमारे पास इस सवाल को करने में टाइम लग जाएगा। आगे चलें। एक वॉलेट में 65 नोट थे 1000 रुपए के, 35 नोट थे 500 रुपए के। इस बात की प्रोबेबिलिटीज, अच्छा, सेलेक्टेड ऐड विद रिप्लेसमेंट, शुक्र है उसने बता दिया, बाइनोमियल की बात हो रही है। बाइनोमियल, अच्छा, कितना हमारे पास नोट है कि हमारा जो टोटल है वो 3000 है, तो अगर 1000 के 4 नोट्स आए तो भी नहीं चलेगा, 500 के 4 नोट आ गए तो भी नहीं चलेगा, हमें 2000 के नोट चाहिए और 2 500 के नोट चाहिए, तभी जो हमारा टोटल है वो 3000 बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 0.65 रेज़ टू पावर 2 इंटू 0.35 रेज़ टू पावर 2। लेट्स सी क्या बनता है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 0.65, किधर गया, इंटू 0.65 रेज़ टू पावर 2 इंटू 0.35 रेज़ टू पावर 2। कैलकुलेटर बोला 0.3105 इज द राइट आंसर। आगे चले। 3 डाइस आर रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑफ 5, 4, 5 एंड 6, यानी कि पहले 4 है फिर 5 है फिर 6 है, इंटरसेक्शन का सवाल है, डिवाइडेड बाय तीनों में 6 ही आएगा, आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूं? मैं चाहता हूं कि 4 है, फिर मैं चाहता हूं कि 5 है, फिर मैं चाहता हूं कि 6 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होता है? कैलकुलेटर बोला 1/72। क्या मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की? 1/72 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4, 5, 6, हम चाहते हैं पहला 4 हो, दूसरा 5 हो, तीसरा 6 हो, तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज है वो यही हैं। हम कैलकुलेशन जो है वो ठीक ही कर रहे हैं। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या बनता है? 1/216। नेक्स्ट, अ 4 डिजिट जो है कोड कैन स्टार्ट विद एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 1, 2 और रेपिटेशन अलाउ है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पिन वो है जो 3 से स्टार्ट होगी? तो डिनोमिनेटर में पहले हमने टोटल जो आउटकम्स है उनका टोटल करना है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी हैं? 8 तरह के नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 तरह के नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 तरह के नंबर इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 तरह के नंबर। भला क्यों? पहले जो नंबर है वो 0, 1, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है और बाकी जो नंबर है वो कुछ भी हो सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या? वो वाला नंबर जिसके शुरू में 3 है, यानी कि जस्ट 1 आउटकम, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। लेट्स सी क्या बनता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कैलकुलेटर बोला 1/8 इज द राइट आंसर। आगे चलें। x इतना है, y का मीन इतना है, b ऑफ x ऑन y इतना है, तो a बता दें किसके इक्वल है। हमें पता है y इज इक्वल टू a प्लस bx। 33.56 इज इक्वल टू 11.33
3 इंटू 2.832 प्लस ए, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 33.56 माइनस 11.33 इंटू 2.832। कैलकुलेटर बोला 1.47 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। 95% कॉन्फिडेंस लेवल से बता दें पॉपुलेशन मीन कहाँ पाया जा रहा है, तो अभी देख लेते हैं। 4.5 प्लस 4.9 प्लस 5.2 प्लस 5.6 प्लस 6.2, इनका टोटल बनता है 26.4 और इनका मीन बनता है 5.28। अब यहाँ से एक हिंट तो हमें ये मिला कि जो भी ऑप्शन होगा 5.28 उसके जो है वो मिड में होगा। देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मीन जो है वो 5.28 है। 3.94 प्लस 6.62 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन ए हो सकता है। 5.92 नहीं हो सकता, क्यों भला? 5.28 तो उसका एवरेज होना चाहिए था। 4.47 प्लस 6.09 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 5.28, ये भी हो सकता है। और 5.22 प्लस 6.08 डिवाइडेड बाय 2, 5.65, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। पीछे हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए। अब हमें देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी अपर लिमिट और मीन का उतना ही गैप है जितना लोअर लिमिट और मीन का है। तो 5.28 माइनस 3.94 कितना होता है? 1.34। और 6.62 माइनस 5.28 क्या होता है? 1.34। ऑप्शन ए हमें ठीक लग रहा है। वंस अगेन ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। 5.28 माइनस 4.47 कितना होता है? 0.81। 6.09 माइनस 5.28 कितना होता है? 0.81। ओहो, इस टेस्ट पे भी दोनों पूरे उतर गए। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें पॉपुलेशन मीन जो है मतलब एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। हमें ए और जो है सी दोनों ठीक लग रहे हैं। अब हमें कोई शॉर्टकट चाहिए। हमें ये पता है कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ज़्यादा होता है, 95% पे जो है वो कम होता है। तो कहाँ जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कम है? यहाँ कम है, ज़रूर यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे चलें। कोई कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। कस्टमर ने 1,00,000 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए और उसने कहा कि मैं वेरिएशन अप टू 0.01 सेंटीमीटर का जो गैप है ना वो बर्दाश्त कर लूँगा। तो अगर मीन जो है वो 3 सेंटीमीटर है और स्टैंडर्ड डिवीजन 0.05 है, बता दो कस्टमर कितने जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिजेक्ट कर देगा। अभी पता लगा लेते हैं। तो उसने कहा है कि अप टू 1 सेंटीमीटर यानी कि 3 से लेके 3.01 तक का मैं पार्ट बर्दाश्त कर लूँगा। और 3 माइनस 0.01 क्या होता है? 2.99। इस रेंज के अंदर जो है मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अब हमारे पास x है 3.01 इज इक्वल टू 3.01 हमारे पास है भला क्या? अपर लिमिट इज इक्वल टू 3 प्लस क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन एक मिनट, कॉन्फिडेंस लेवल की बात भी हो रही है या नहीं? हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितने जो आइटम्स हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमें भला निकालना एग्जैक्टली क्या है? हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आई होगी प्लस 3 प्लस 1 पॉइंट। अब इशू हमें क्या आ रहा है? हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल की बात नहीं हो रही, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस लेवल की बात अगर ना भी हो, क्या हम जी वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3.01 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? 0.005। क्या बनेगा? 3.01 माइनस 3 डिवाइड बाय 0.005। कैलकुलेटर बोला जी वैल्यू इज इक्वल टू, इधर गया, z इज इक्वल टू 2। अब ये मैं कैलकुलेटर पे क्या सॉल्व कर सकता हूँ? z इज इक्वल टू 2 की वैल्यू का क्या मतलब है भला? मैं गया स्टैट में, मैं गया वन वेरिएबल में, मैं स्टैट में गया, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में गया, मैंने q के आगे लिखा 2। तो कैलकुलेटर बोल रहा है q का मतलब है 47.725%। अगर ये वन साइड पे 47.725 है तो माइनस के केस में भी उसका होगा, तो इसे आप डबल कर दें।
95.45% जो ऑप्शंस हैं वो 3.05 से लेकर 3 के दरमियान घूम रहे होंगे। तो इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उन्हें हमें रिजेक्ट करना है, तो 1 में से माइनस किया, 1 माइनस आंसर। 0.0455% जो ऑप्शंस हैं, आइटम्स हैं, वो हो जाएंगे रिजेक्ट। इससे आप मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख से, आंसर आया 4550। तो 4560 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। इतने आइटम जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सुहेल साहब को मिल रहा है इंटरेस्ट 14% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है 14% जो है वो नॉमिनल रेट होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? 14 0.1 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय भला क्या, सेमी एनुअली की बात है नहीं कि 0.07 रेस टू पार कितनी दफ़ा साल में इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 दफ़ा, -1। तो कैलकुलेटर बोला इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 14.5%। अब उन्हें ऑफर कराई जा रही है कि ऐसा करो, क्वार्टरली बेसिस पे हमसे 13.16% ले लो। वो भी देख लेते हैं। 1 प्लस 0.1316 डिवाइडेड बाय 4 रेस टू पावर 4 -1। देखते हैं क्या नया इफेक्टिव रेट अब ऑफर कराई गई है। 1 प्लस 0.1316 डिवाइडेड बाय 4 रेस टू पावर 4 -1। कैलकुलेटर बोला 13.8, तो उन्हें अभी 14.5% मिल रहा है और 13.8 की उन्हें ऑफर कराई जा रही है, वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। दिस ऑफर इज फॉल्स। नेक्स्ट वंस अगेन 2-3 सवाल हैं, अब मुझे नहीं याद इनमें से कौन सा वाला पूछा था, पहला वाला आई थिंक था। तो पॉपुलेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 31% ऑफ आइटम्स जो हैं वो 45 से कम है और 8% जो आइटम्स हैं वो 64 से कम है। हिंट, हमारा जो मीन है 44 से लेकर 60 जो है 4 के दरमियान होगा। ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन ए, बी और डी के आपस में मुकाबला है, स्टैंडर्ड डिवीजन का जो है वो गैप है। अब 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 का क्या मतलब है? 31% ऑफ द आइटम्स अंडर 45 का मतलब है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊँ, या इसका दूसरा एक तरीके का शॉर्टकट भी है, हम क्यों ना स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यूज पुट करके देख लें। तो हमारे पास मीन अगर 50 है, x हमारे पास है 45 माइनस 50 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। पहले मैंने 5 की वैल्यू पुट करके देखी, देखें क्या आंसर आता है। 45 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया -1। तो -1 का क्यू क्या है? क्यू मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस वाले क्यू की। मैं गया स्टैट में, मैं गया वन वेरिएबल में, मैं गया डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने क्यू की वैल्यू पुट की -1। तो कैलकुलेटर बोलेगा भला क्या, देयर इज अ 34% जो है प्रोबेबिलिटी के जो आपका आइटम्स है वो अंडर 45 हो, यानी कि ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 45 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, अब क्या आएगा? ये आपके पास आएगा -5 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास z वैल्यू आ गई 0.5 का और निकाल के देखते हैं। अब कैलकुलेटर कह रहा है कि आपके 30.854% जो आइटम हैं वो अंडर जो है 45 है। हमें एग्जैक्टली 31 ही चाहिए था, हमारा ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट, रैंक कोरिलेशन निकाल रहे थे तो पता चला कि एक जो फिगर है वो हमने गलत लिख ली। अब क्या करेंगे? क्या होता है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर -1। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है? 10 कोई से जो थे n था हमारा, और जो था डिफरेंस 1 साल का गलत ले लिया गया। तो पहले जो है वो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था? 0.8, यानी कि 0.8 इज इक्वल टू 1 - सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n। हमें पता है क्या था? 10 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 100 -1। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो है वो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। और कीपिंग इन माइंड के जो 1 माइनस है ना, ये ब्रैकेट से अलग है, इसे इस तरह लिखना है वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। 0.8 इज इक्वल टू, हमारे पास तकरीबन आधा घंटा हो गया और हम सवाल नंबर 22 के ऊपर पाए जा रहे हैं, यानी कि आधे घंटे में हमने तकरीबन आधा जो है वो मॉक कर भी लिया है, जो कि अच्छी स्पीड जा रही है। 0.8 इज इक्वल टू 1 - x डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 -1।
100 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, क्या हमने वैल्यू सही पुट की हैं, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो कैलकुलेटर के मुताबिक x हमारे पास आ रहा है 198। अब इसमें से हमने क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। कोई जो डिफरेंस था वो गलती से 7 लिखा गया था, तो हमने 7 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर लिया और इसमें 5 का स्क्वायर हम कर लेंगे ऐड। देखते हैं हमारे पास अब क्या फिगर आती है। 198 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हमारे पास अमेंडेड सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 174। अब वैल्यूज दोबारा पुट करते हैं। 1 माइनस 174 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 माइनस 1। कैलकुलेटर बोला नया जो है हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहा है 0.824। तो क्या हमारे पास क्लोजेस्ट ऑप्शन है, हमारे पास क्लोजेस्ट ऑप्शन है 0.85। आगे चलें, हमारे पास मल्टीपल सवाल आ रहे हैं, सारे हमें देखने में इजी लग रहे हैं, सारे कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अगर 1 है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और डिटरमिनेशन का फ़र्क क्या होता है, आर स्क्वायर जो होता है वो आर के बराबर होता है। तो अगर आर स्क्वायर 1 है तो आर क्या होगा, किस चीज़ का स्क्वायर 1 होता है, जो है वो +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस स्क्वायर का 1 होता है। हम कह सकते हैं इधर -1 और -1। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि आर था 0.9, तो बता दें कितना जो वेरिएशन है हाइट की वो वेट की वजह से, ये डेफिनेशन है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की, कितना जो है वो वेरिएशन वो फला एलिमेंट की वजह से होगा आर स्क्वायर। तो 0.9 का स्क्वायर क्या होगा, 0.81 यानी कि 81%। आगे चलें, ये सवाल भी बड़ी दफ़ा ग्रुप में आया है, एक दफ़ा मैं सॉल्व कराई दूँ। तो ये कुछ जो है वो शहरों की पुलिसों की बात हो रही है। आपके पास एक अदद जो है वो रिग्रेशन लाइन के बने हैं। एक काम करते हैं, सारे शहरों का कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस लाइन के मुताबिक कितना कोई क्राइम होना चाहिए था। तो 185.031 माइनस 0.466 इंटू एक्स। पहले शहर, एक मिनट पहले ये तो सोचते हैं एक्स क्या है वाई क्या है। तो पुलिस स्ट्रेंथ हमारे हाथ में है या क्राइम्स हमारे हाथ में है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आप कंट्रोल करते हैं। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि पुलिस स्ट्रेंथ कितनी होगी, हम कितने पुलिस वाले हायर करेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ क्राइम्स है वो उसका रिजल्ट के तौर पे हमारे पास वाई के तौर पे आएगा। तो एक्स हमारे पास ये रहा, पुलिस स्ट्रेंथ 120 वैल्यू पुट की, आंसर आया 129.111। अगला एक्स है हमारे पास 150, वैल्यूज पुट की, आंसर आया 115। उसके बाद 230x के केस में हमारे पास आंसर आया 77। उससे अगला x है हमारे पास 235, आंसर आया 75.5। नेक्स्ट 156x है, आंसर आया 112। उससे अगला x है 150, y आया 115। नेक्स्ट x है आपके पास 130, 124.45 और 160, 110.471। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पुलिस ऑफ सी टाउन इज मोर एफिशिएंट ऑफ पुलिस ऑफ बी टाउन। बी टाउन में 129 क्राइम्स होने चाहिए थे लेकिन सिर्फ 95 हो रहे हैं। बी टाउन की पुलिस अच्छी है। सी टाउन में 115 क्राइम्स होने चाहिए थे जिसमें से 110 हो रहे हैं। हमें साफ नजर आ रहा है कि बी टाउन की जो पुलिस है वो सी टाउन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन ए हमें ठीक नहीं लग रहा। फिर डी टाउन इज मोर एफिशिएंट देन जी टाउन। डी टाउन में 90 क्राइम्स होने चाहिए थे, 77 हो रहे हैं, उसकी पुलिस अच्छी है। जी टाउन में 55 क्राइम्स होने चाहिए थे, 75 हो रहे हैं। नहीं भाई, डी की भी जो पुलिस है वो जी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन ए बी जो है वो हमें ठीक लग रहा है। नेक्स्ट के टाउन की पुलिस पी टाउन से बेहतर है। के ये रहा, 115 क्राइम्स होने चाहिए थे, 180 हो रहे हैं, जो है इसकी पुलिस जो है वो बेकार है। पी टाउन में 124 क्राइम्स होने चाहिए थे, 130 हो रहे हैं, दोनों की बेकार है। लेकिन ज़्यादा बुरा हाल किसका है, किसका, के टाउन का। हम कहेंगे कि के टाउन की जो पुलिस है ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और जे टाउन में 112 क्राइम्स होने चाहिए थे, 90 हो रहे थे, जो पुलिस है वो एफिशिएंट है। टी टाउन में क्या हाल है, 110 क्राइम्स होने चाहिए थे, 110 ही होने चाहिए थे। तो हमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, हमें ऑप्शन बी जो हमें ठीक लग रहा है। नेक्स्ट आगे चलें। देयर आर 8 सिविक कार्स एंड 8 सिटी कार्स फॉर सेल। अगर कोई सी 2 कार सेलेक्ट की गई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों जो होंगी वो सिविक होंगी।
बाइनोमियल का सवाल, कितना हमने जो है वो सिंपल उठाना है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल क्या है, हम चाहते हैं दोनों की दोनों जो हैं वो सिविक हो, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी जो पसंद की गाड़ी आएगी, सिविक हैं कितनी टोटल 5 डिवाइडेड बाय 5 + 8 13 रेस टू पावर, हम चाहते हैं दोनों सिविक हों। और जो दूसरी तरह की गाड़ी है क्या है 8/13 रेस टू पावर 0। कैलकुलेट करके देखें, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 5/13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8/13 का रेस टू पावर 0। कैलकुलेटर बोला आंसर है 0.1479। तो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? क्या हमारी फिगर जो है वो ठीक है? 8, 5 और 8, तो हमारी जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो 1. ये हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, एक बॉक्स में जो है वो 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। कितनी तरह से 3 बॉल्स उठाई जा सकती हैं अगर एटलीस्ट इफ नो बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इनटू द ड्रॉ, इफ एट सॉरी उल्टा मैं बोल गया, इफ एटलीस्ट 1 बॉल। तो कितने तरह के हमारे पास है, कितनी बॉल्स हमने उठानी है? हमने बॉल्स उठानी है 3। कितनी तरह के आउटकम्स को हम ऐड करेंगे? 3 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल और 1 ब्लैक बॉल। तो 1 ब्लैक बॉल के केस में हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? 3 कॉम्बिनेशन 1 इंटू बाकी भी तो हैं बॉल्स। तो अगर 3 में से 1 ब्लैक हुई, पीछे बकाया कितनी बॉल्स रह गई जो कि ब्लैक नहीं है? टोटल बॉल्स थी 4 + 3 जो है 7, 7 + 2 9। तो 9 में से 3 हमने उठा ली पीछे, सॉरी 9 में से जो 3 है वो ब्लैक हैं। तो 6 कॉम्बिनेशन 2, देखिए क्या आता है, 3 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्बिनेशन 2 होता है 45। इसी तरह अगर 2 ब्लैक बॉल्स उठानी हुई, 3 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्बिनेशन जो है कितनी पीछे अदर देन ब्लैक बॉल्स हैं जो है 1। तो 3 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्बिनेशन 1 होता है 18। और तीसरा आपके पास है 3 कॉम्बिनेशन 3, मतलब सारी की सारी जो बॉल्स हैं वो आपकी ब्लैक ही हो, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 45 + 18 + 1 क्या होता है? 64। क्या 64 का ऑप्शन है? हाँ जी 64, ये रहा। नेक्स्ट, a certain sum after 31 years at compound interest was increased by 150%। P हमें नहीं गिवन, S भी नहीं गिवन, लेकिन P और S का आपस का रिश्ता गिवन है। क्या इंक्रीज होगा ऑन द सेम सम इफ द सिंपल जो है इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड? अच्छा, अभी देख लेते हैं। मैं 100 जो है वो अज्यूम कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंट वैल्यू, तो S क्या होगी? 150, उससे मतलब 150 गुना ज़्यादा। तो पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो था वो क्या था, अभी पता लग जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास था 150 = 100 इंटू 1 + x रेस टू पावर 31। तो हमने कैलकुलेटर पे देखा, लेट्स सी कैलकुलेटर क्या करता है। कैलकुलेटर बेचारा हैंग हो गया। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बल्कि कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम इसे मैनुअल करने की कोशिश करेंगे। 3, 2, 1 नहीं सॉल्व हो रहा, कोई बात नहीं, हम इसे मैनुअल करते हैं। 150 = 100 इंटू 1 + x रेस टू पावर कितना? 31। 150 डिवाइड बाय 100 क्या होता है? 1.5। 1.5 = 1 + x रेस टू पावर 31। अब क्या करें? 1.5 रेस टू पावर 1/31 देखें क्या आता है। तो कैलकुलेटर बोला 1.01365 इज इक्वल टू 1 + x, यानी कि x इज इक्वल टू 0.13165। ये आपके पास आ गया r। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब सवाल कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट होता तो क्या होता, अभी देख लेते हैं। तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, 100 इंटू 1 + r इंटू n, 100 इंटू 0.13165 इंटू 1 + n क्या है आपके पास? कितने सालों तक? 31 सालों तक। तो आपके पास आंसर आया 508। ये जो है ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया। तो सॉरी, हमारा पास जो आंसर था 1.013 था, यहाँ एक ज़ीरो जो है वो हमने कम लगाया, तो आंसर आया 140। पहले आपके पास जो था इंटरेस्ट रेट
कंपाउंड के केस में था 150% इंक्रीज, सिंपल इंटरेस्ट के केस में है 140% इंक्रीज। कौन सा वाला जो है वो ऑप्शन बेस्ट है, 93% या 193%? तो अभी देख लेते हैं 140 और 150 का आपस में क्या रिश्ता है। 140 डिवाइड बाय 153 93.33% ही होता है। सवाल ने हमें इस तरह घुमाने की कोशिश की है, हम परेशान नहीं हुए। 140 डिवाइड बाय 150 आंसर 93% ही आता है। नेक्स्ट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें से जो है वो 4 जो चॉइस थी, मतलब ABCD 4 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस चाहिए, 5 सही जवाब आपको चाहिए सवाल पास करने के लिए। अगर एक बंदे को 3 सवाल सही आते हैं और बाकी जो सवाल हैं वो तुक्के से सॉल्व कर रहा है, तो उस बंदे की पास होने की प्रोबेबिलिटी बता दें। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड सवाल, 10 सवाल थे, उसमें से 3 तो उसे आते हैं, पीछे कितने सवाल रह गए जिस पे उसे डाउट है? 7 सवाल पे उसे डाउट है। कितने सवाल चाहिए पास करने के लिए? 5। उसमें से कितने उसे आते हैं? 3। यानी कि 7 में से अगर 2 भी वो ठीक कर लेता है तो वो पास हो जाएगा। 7 हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें उसे एटलीस्ट 2 जो है वो उसने ठीक करने हैं। सवाल ये बाइनोमियल का है। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे एटलीस्ट 2 जो है वो ऑप्शंस ठीक होने की? तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, इन्हें हम 1 में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये कि एटलीस्ट 2 सवाल तो वो सॉल्व कर ही लेगा। तो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होगी? कितने हमारे पास था सैंपल साइज, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि 0 सवाल से ही सॉल्व हो। x हमारा हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसका जवाब ठीक होगा 0.25। 4 ऑप्शंस है ना, यानी कि 1 ओवर 4% चांस है कि उसका सवाल सही सॉल्व होगा। हम चाहते हैं उसका 0 सवाल सही सॉल्व हो, मल्टीप्लाई बाय 0.75, चारों सवाल उसके गलत हो जाए। लेट्स सी, 7 फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0.25 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0.75 रेज टू पावर 4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसके चारों सवाल गलत हो जाएंगे है 0.316%। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसका एक सवाल सही होगा। तो 16 रेज टू पावर 1 और 1 मिनट, यहाँ हमने फिगर गलत लिखी, यहाँ 4 नहीं यहाँ 6 आएगा। दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल बल्कि यहाँ 7 आएगा। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू फिर से 7 फैक्टोरियल इंटू 0.25 रेज टू पावर 0 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7। अब सही आंसर आएगा 0 की प्रोबेबिलिटी के केस में 0.1334% चांस है कि उसके चारों सवाल गलत होंगे। फिर एक सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 6, यहाँ हमने लिखा 1, यहाँ हमने लिखा 6। कैलकुलेटर बोला आंसर इज 0.31146। अब 1 में से जब हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.1334 और माइनस 31146, तब हमारा सही आंसर आएगा 0.55514। इस बात के 50% तकरीबन चांस हैं कि उसका जो है वो टेस्ट जो है पास हो जाएगा। क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें 31% लग रहा है, लगाएं और आगे चलें। लोडेड कॉइन जो है वो 5 दफ़ा टॉस किया गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि तमाम हेड जाएंगे 0.16807। तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट जो है 1 हेड टॉस्ड वंस? अभी देख लेते हैं। बाइनोमियल ही है लेकिन हमें बाइनोमियल का आंसर गिवन है। 0.16807 किसके बराबर है? 5 फैक्टोरियल और चारों के चारों हेड्स हैं, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू हेड आने के चांसेस क्या हैं? 1/2। कितनी दफ़ा हेड आए? सारी की सारी दफ़ा हेड आए। और टेल आने के कितने चांसेस थे? 1/2। कितनी दफ़ा टेल आई? 0 दफ़ा टेल आई। अब यहाँ हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो अननोन है? हमारे पास फिलहाल क्या नहीं गिवन?
हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड टॉस्ड वंस, वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि लोडेड कॉइन, ये कोई जादू वाला कॉइन था, हमें नहीं पता उसकी जो है उस पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/2 थी या नहीं, तो ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - x। कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.16807 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 - x रेज़ टू पावर 0। आई थिंक कैलकुलेटर इस पर टाइम लेगा, लेकिन स्टिल कैलकुलेशन इक्वेशन मैंने आपको बनाना सिखा दी है। अगर ये 1-2 सवाल में नहीं सॉल्व होता हम आगे चले जाएंगे। तो कैलकुलेटर ले रहा है टाइम, कोई बात नहीं, हमने अपना वो घंटे का टाइम दिया था, एग्जाम में आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, तो इतनी भी इमरजेंसी आपने नहीं करनी जितनी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों के लिए जो है वो इनफ है। मेरा कैलकुलेटर ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलो हम अगला सवाल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब तक अगर आंसर आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर हम अगला सवाल ही करेंगे। नेक्स्ट, एक बंदे ने 6000 रुपये इन्वेस्ट किए एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और हर महीने जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 300 रुपये जो है वो बढ़ जाती है। तो इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 24 मंथ्स बता दें इनमें से जो कौन सी बात है वो सच है। कैलकुलेटर ने आंसर बोल दिया। कैलकुलेटर कहता है x इज इक्वल टू 0.7। क्या 0.7 का ऑप्शन है? जी 0.7 ये रहा। चेक करें, आगे चलें। अब हम बड़े सुकून से सवाल कर सकते हैं। इन्वेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट थी 6000 आपके पास आ गया ए, और हर महीने जो इंस्टॉलमेंट है 300 से इंक्रीज हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 300। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं आपके पास है 24 मंथ्स। इनमें से कौन सी बात सच है? सम जो आपका है 13 इंस्टॉलमेंट्स बाद 1000 मतलब 119900 हो जाएगा। अभी देख लेते हैं 13 इंस्टॉलमेंट का सम कैसे निकलेगा भला। n/2 यानी कि 12 इंटू 2a। 2a आपके पास क्या है 12000 इंटू n-1 कितना हो जाएगा 23 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 300। ब्रैकेट्स ध्यान से डालिएगा वरना आंसर सही नहीं आएगा। तो लेट्स सी कहाँ गड़बड़ है। कैलकुलेटर के मुताबिक हमारी जो है 24 किस्तों बाद सम बनेगा 226,800। ऑप्शन ए तो हमें ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 13th जो टर्म है वो 9900 की होगी। अभी निकाल लेते हैं 13 टर्म कैसे निकलेगी। 13th टर्म इज इक्वल टू ए यानी कि 6000 प्लस n-1 यानी कि 12 इंटू डी। तो 312,000 12 3 36 प्लस 6000 आपके पास आंसर आएगा 9600। तो क्या 9600 है 13 इंस्टॉलमेंट? नहीं। ऑप्शन बी भी जो है हमें जो है वो झूठ लग रहा है। डी है कि दोनों बातें जो है वो सच नहीं है। कितना टाइम रह गया? 15 हमारे पास मिनट रह गए, जबकि हमने अब तक सिर्फ 31 सवाल किए हैं। स्टिल हमारी स्पीड जो है रेशो से अच्छी जा रही है। जैन साहब ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है हर साल अगले 10 सालों के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो फ्यूचर वैल्यू निकाल दें। था ईजी सवाल। 10,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 10-1 डिवाइडेड बाय 0.1 तो 159374। 159374 कहाँ है करेक्ट आंसर? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हम देखना, ये हमें याद नहीं रहा कि भाई ये एनविटी ड्यू है, तो इसे मल्टीप्लाई पर 1.1 भी करें ज़रा। कैलकुलेटर बोला 175,311। इंटरेस्ट रेट 8% है, तो 0.08 आपने लिखना था। 1.1 रेज़ टू पावर 0.08। कैलकुलेटर बोला आंसर इज, एक मिनट क्यों नहीं आंसर आ रहा, दोबारा करते हैं। 10,000 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 10-1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 1.08। कैलकुलेटर ने कहा सही आंसर इज 156454। 156454 ये रहा बेस्ट ऑप्शन, आंसर डी। नेक्स्ट, पतरस साहब ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए आज, क्या उनकी नीयत है? ये सवाल मैंने कराया था इन्हीं वीडियोस में, लेकिन चलो अब ये हमारा मॉक है, इसमें हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। 5 लाख रुपए की हमने सबसे पहले निकालनी है किस्तें, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 - 1 + r
आर है 16%, किस हिसाब से, ईयरली के सेमी एनुअली, तो टोटल जो है वो इंटरेस्ट रेट 16% है, रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाय 0.16। देखते हैं क्या किस्त बनती है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.16 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.16। कैलकुलेटर बोला x इज इक्वल टू 311481। ये दो किस्तें इनसे आपको मिलनी है 311481 की, लेकिन आपको चाहिए कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, अभी पता लगा लेते हैं। पहले साल में उन्हें 5 लाख रुपए जो था उन्होंने जमा कराया था, जिसमें से उन्हें 311481 रुपीज़ मिले, जिसमें से 5 लाख के ऊपर कितने % जो था वो इंटरेस्ट था, 80,000 जो था वो इंटरेस्ट था। तो 311481 माइनस 80,000 कितना होता है, 231,481 था प्रिंसिपल उन साहब की, किधर गया, उन साहब की अपनी अमाउंट। अब 5 लाख में से माइनस करें, आंसर आया अगले साल की शुरू में उनके पास 268,519 रुपीज़ पड़े थे, दोबारा से उन्हें 311481 रुपीज़ मिले, जिसमें से 268,519 के ऊपर उन्हें मिला इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट मिला इंटरेस्ट, 42963, जबकि जो बकाया अमाउंट थी वो उनकी अपना प्रिंसिपल जो था वो वापस मिल रहा था 268,519। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हुआ, 42963। 42963 का ऑप्शन है, हाँ जी 46962 इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एनपीवी 15,000 है जब इंटरेस्ट रेट 15% था, किस डिस्काउंट रेट पे जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 11% होगी। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इंटरेस्ट आपकी जो एनपीवी कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा, इनमें से कौन सा ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि 15% से ज़्यादा है। तो ये जिस सर ने भी अपनी असाइनमेंट में सवाल है कि आपकी बुक से कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ ऑप्शन उन्होंने सही कॉपी नहीं किया, यहाँ ऑप्शन जो है वो कोई 20% होना चाहिए था। आगे चलें, एन ऑब्लिगेशन ऑफ 1500 रुपीज़ ड्यू इन 6 मंथ्स एट इंटरेस्ट इज 11%। अगर इंटरेस्ट रेट 15% सिंपल होता तो बता दें 3 महीने बाद फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या होती। ये 1500 फ्यूचर वैल्यू है आपके पास 6 महीने बाद 11% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 1500 इंटू 1 प्लस 0.011 इंटू 6 ओवर जो है 12। वंस अगेन हमें यहाँ बताया नहीं गया कि ये वाला जो इंटरेस्ट है वो सिंपल है कि कंपाउंड, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है वो सिंपल समझ के इसे कर लेते हैं। तो 15% 1500 इसे डिवाइड करना है, 1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 इंटू 6 ओवर 12। कैलकुलेटर के मुताबिक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 1421.8। ऐसा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी कर लेते हैं ताकि दोनों तरीके से हमें आ जाए। तो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या बनता, 1.11 रेज़ टू पावर 6 ओवर 12 या 1 ओवर 2। वैसे सिंपल इंटरेस्ट ही होना है क्योंकि इस तरह की जो मंथली जो महीनों में कैलकुलेशन होती हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में ही होती हैं। 1 प्लस ये आया आपके पास 1423.7, बड़ा कोई फ़र्क आया है। तो 1421.8 जो प्रेजेंट वैल्यू है इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एट 15% इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। तो हम क्या लिखेंगे, 1421.8 इंटू 1 प्लस आर क्या है आपका 15% इंटू एन क्या है 3 ओवर 12। फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो 1421.8 इंटू 1 प्लस 0.15 इंटू 3 ओवर 12। कैलकुलेटर बोला सही आंसर इज 1475। क्या हमने गड़बड़ की है, 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट था, फ्यूचर वैल्यू 1421.8 थी इंटू 1 प्लस आर इंटू एन। कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं यार इतना सिंपल सवाल हमसे गलत नहीं होना चाहिए, ये हम दोबारा देख लेते हैं। और ये मैंने तय गलत बात की है, इस तरह की जो है वो थिंकिंग से ही पेपर जो है वो ख़राब होते हैं। कोई बात नहीं, 1.5 घंटा अभी पड़ा है आप लोगों के पास, खैर 1.5 घंटा तो नहीं 1.25 घंटा पड़ा है, तो इस तरह इस सवाल पे आप फ्लैग लगाएं और आगे चलें। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह से होती है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी स्कीम में 545881 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। ऐसा करें इफेक्टिव रेट निकाल दें, 545
881 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 1 प्लस आर आपके पास क्या है पता नहीं क्या है, रेस टू पावर कितने सालों तक, रेस टू पावर 3। कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। 545,881 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 3। कैलकुलेटर बोला 10.92%। आगे चलें। एक बैंक में एक नई स्कीम आई, 8,000 रुपये वो ऑफर करा रहा था 8 साल बाद। तो कितनी अमाउंट जो है वो बैंक कस्टमर से आज ले, तो ये है तो ये परपेचुटी, लेकिन परपेचुटी 8 साल बाद स्टार्ट हो रही है। तो 8,000 डिवाइड बाय 0.08, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 8,000 इंटू 0.08 सॉरी डिवाइड बाय 0.08। कैलकुलेटर बोला 1 लाख इज द जो है प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी, लेकिन इससे आपने प्रेजेंट वैल्यू भी इसकी निकालनी है, क्योंकि ये जो हरकत है ये 8 साल बाद जाके हो रही है। ठीक है, 1 प्लस 0.08 रेस टू पावर -8। अब आपकी सही फिगर आएगी। कैलकुलेटर बोला आंसर इज 54027 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बंदे ने इन्वेस्ट किए आज कुछ अमाउंट 0.7% इंटरेस्ट रेट पर मंथ पे 10 सालों के लिए। फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट इफ ही रिसीव रुपीज 10 मिलियन। 10 मिलियन फ्यूचर वैल्यू है, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, यानी कि 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 अच्छा इंटरेस्ट रेट क्या है 0.07% है, यानी कि 0.7 डिवाइडेड बाय 100। इससे मैं डिवाइडेड बाय 12 क्यों नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पर मंथ रेट गिवन है, यहाँ डिवाइड बाय 12 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा। रेस टू पावर कितने सालों तक इसे ये मिला, 10 साल हैं, लेकिन 10 साल में कितने महीने होंगे, रेस टू पावर 120। अब कैलकुलेट करें ज़रा, तो 10 रेस टू पावर 10 इंटू 10 रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू पावर 120। तो कैलकुलेटर बोला आंसर इज 4.329 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अदील साहब की करंट सेविंग्स जो हैं वो 5 लाख की हैं और वो मजीद डिपॉजिट कराते हैं 25,000 रुपये क्वार्टरली जो है 10 महीनों के लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट। तो हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, दो तरह की चीज़ों को ऐड करके ये जो है अमाउंट बन रही है। पहले हम निकालेंगे 5 लाख की फ्यूचर वैल्यू, 5 लाख इंटू 1.12% क्वार्टरली है, यानी कि 1.04 रेस टू पावर कितने सालों तक उन्हें अमाउंट मिलती रहेगी, 40 पीरियड्स तक, यानी कि 4 साल में 4 दफ़ा और 10 सालों तक। प्लस उन्होंने और भी कुछ डिपॉजिट कराना है, 25,000 इंटू 1.04 रेस टू पावर 40 -1 डिवाइड बाय 0.04। ये दोनों कैलकुलेट करके हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 घंटा पूरा हुआ। आप चेक करें, मैंने 1 घंटे में एक सवाल एटलीस्ट 2 दफ़ा किया है। एक दफ़ा आपको यहाँ लिख के कराया है, साथ में बोलता भी रहूँ, साथ मैंने कैलकुलेशन भी किया है। इस वीडियो का एग्जैक्ट मकसद क्या था, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं आपको शो कराऊँ कि देखो मेरी स्पीड कितनी अच्छी है। आप भी गवाह इस बात के कि मुझसे 2-3 सवाल जो हैं वो गलत भी हुए हैं। किस वजह से गलत हुए हैं, क्योंकि स्पीड हमारी ज़्यादा थी। जल्दी में हमेशा जो काम है बंदा गलत कर देता है। तो वंस अगेन इस वीडियो का मकसद आपको एक दफ़ा इन सवाल जो आपको ख़तरनाक लगते थे उनका गो थ्रू भी था और टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई थी। अगर मैं एक सवाल जिद पे आ जाता कि यार मुझसे सवाल गलत हो गया, मैं इसे 3 दफ़ा और करूँगा, तो मेरे शायद इस वक्त जो मैंने 38 सवाल किए हैं घंटे में, वो 38 ना होते, शायद मैं 10-12 सवाल ही करके बैठा होता। तो आप लोगों की भी पेपर में अप्रोच होनी चाहिए। आप लोगों ने 100 में से 100 नंबर नहीं लेने, आप लोगों ने पास करना है। तो पास होने की जो ट्रिक्स हैं मैंने आपको काफ़ी हद तक होपफुली बता दी हैं। स्टिल अब मैंने 50 स्लाइड्स बनाई हैं, तो मैंने स्लाइड्स को जो है वो ज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कैमरे वाले भाई हमारे सामने बैठे हैं, अब वो इतना उन्होंने घंटे में बर्दाश्त कर लिया, हमें 10-15 मिनट और भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो अगले 10 सवाल ज़रा फास्ट मोड में, इससे भी ज़्यादा स्पीड पर हम जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। इंडिविजुअल ने 4 लाख रुपए की जो है वो गाड़ी ली और इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 12,500 पर मंथ जो है वो उन्होंने देनी है। क्या लोन उन्होंने लिया है, लोन उन्होंने लिया है 12% के हिसाब से, जो कि कंपाउंडेड होगा मंथली। क्या पेमेंट एक्सीड करेगी 12,500 पर मंथ एस्टेब्लिश्ड बाय द बोरोअर?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन निकाल लें, उससे आपका कैश फ्लो निकल आएगा। कैश फ्लो से देख लें क्या वो 12,500 से ज़्यादा है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपने डिपॉजिट कराया 900 रुपये पर मंथ इनटू एन अकाउंट जिस पे 4.5% 5% आपको इंटरेस्ट मिला था कंपाउंडेड मंथली, कितने पैसे आपको मिलेंगे 9 महीने बाद, फ्यूचर वैल्यू निकाल दें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, स्क्वायर रूट 7 इज इरेशनल, क्योंकि आप उसे फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो डिनोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये सवाल चैप्टर 1 की वीडियो में मैंने कराया था। 950 रुपये डिस्काउंट इंक्लूड करके है, 950 डिवाइडेड बाय 0.95 करें, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 1000 रुपये। अब 1000 रुपये की आपने 20 प्रोडक्ट खरीदी तो एक प्रोडक्ट कितने की थी, 50 रुपये की विदाउट डिस्काउंट। आगे चलें, ये सना वाला सवाल भी हमने चैप्टर 1 में किया था कि 1800 रुपये उसने बांटे 3 भाइयों में, तो अगर एक भाई को जो है वो एटलीस्ट 150 सबको मिलाना, 150 इसे 150 इसे, तो पीछे कितनी अमाउंट रह गई, 1500। सवाल पूछा है मैक्सिमम डिफरेंस बता दें, तो 1500 माइनस 150 क्या होता है, 1350। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर ने, ये सवाल भी हमने चैप्टर 1 में किया था। ये भाई जो सवाल पूछे इन्होंने लगता है चैप्टर 1 की तैयारी अच्छी नहीं की। तो इस सवाल का आंसर हमारा 16 आवर्स आया था। भला कैसे, हमने बताया था अगर जो है वो वर्कर्स 12 घंटे लगा के 24 घंटे लगा के 12 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उन्हें 16 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगाने पड़ेंगे, 36 आवर्स। तो 36 आवर्स अगर 2 बंदे काम करें, एक बंदा कितने घंटे काम करेगा, 16 आवर्स काम करेगा। आगे चलें, ये 2 किस चीज़ के सवाल हैं, ये सवाल हैं उसके चैप्टर 4 के लीनियर प्रोग्रामिंग के। इनमें से कोई एक देख लेते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच इंग्रेडिएंट वुड बी परचेज टू सेटिस्फाई द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। इसमें हमें करना क्या है, चैप्टर 4 हमने पहले तो बना लेने हैं जो है रिस्ट्रेंट्स बना लेते हैं। क्या आपके पास रेशो है 5:x/3y। अच्छा, दूसरे जो है आपकी रेशो क्या है 6x + 2y। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने 4000 यूनिट्स बनाने हैं बैच 1 के और 3000 यूनिट्स बनाने हैं बैच 2 के, तो कितने जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, चैप्टर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल। नेक्स्ट, फिर वही चीज़, कंपनी ने 2 जो है वो यूनिट्स बनाने, यूनिट ए को जो चाहिए 20 आवर्स चाहिए असेंबलिंग डिपार्टमेंट में और जो है वो 5 आवर्स चाहिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, प्लस 10 आवर्स दूसरी प्रोडक्ट को चाहिए इस डिपार्टमेंट में और 3 यूनिट्स चाहिए उसे इस डिपार्टमेंट में। टोटल आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं, 450 इसके और 130 इसके। नहीं जी, मैंने ज़बानी आपको रिस्ट्रेंट्स बना दिए, देख लें इनमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट 1 लाख बॉलों की थी, 400 हमने रेंडमली सिलेक्ट की, 20 जो उनमें से डिफेक्टिव निकली। 20 डिवाइड बाय 400 क्या होता है, 5% जो आइटम्स हैं वो निकले आपके ख़राब। तो कितनी डिफेक्टिव बॉल्स हो सकती हैं इस पूरी कंसाइनमेंट में एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये किस चीज़ का सवाल है, ये उसका सवाल है प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोपोर्शन का। तो 0.05 अगर हमारा सैंपल है तो 0.05 प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन PQR। अगर P आपका सही हो जाओ, P अगर आपका 0.095 है और 0.05 है तो Q होगा 0.95 डिवाइडेड बाय टोटल असाइनमेंट में जो थे उस आइटम में कितने आइटम्स थे आपके पास थे, डिवाइडेड बाय 400। तो 0.05 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 400, इससे आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिफेक्टिव आइटम्स की परसेंटेज। उसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अपर और लोअर लिमिट आ जाएगी। सवाल नंबर 48, एक टीवी चैनल जो है वो कहता है कि ऑन एवरेज एक टीनेजर 7 घंटे स्पेंड करता है ऑन व्यूइंग हैबिट्स। एडवर्टाइजिंग कंपेन की गई, क्या है सिंपल साइज हमारे पास, ऐसा करें सिंपल साइज बता दें कि हमारा जो एरर है, जो स्टैंडर्ड एरर है वो 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करता। अच्छा, एन निकालना है हमें। फिलहाल हमारे पास जो है मीन है वो क्या गिवन है, 7 आवर्स ईच। आवर्स जब भी गिवन हो उसे मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता है। 420 मिनट था हमारे पास एवरेज। सर्वे उन्होंने लगाया गया कि अज्यूम क्लेम डज नॉट एक्सीड 30 मिनट्स, यानी कि 420 प्लस 30 कितना हुआ, 450 इज इक्वल टू 420। 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कि 2.58 जो है वो उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा इनटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन हमें गिवन है 3.2 आवर्स। 3.2 आवर्स का क्या मतलब है, 3 आवर्स
का मतलब है 180 मिनट, और 0.2 आवर्स का क्या मतलब है, 0.2 इंटू 60, 12, यानी कि 12 मिनट प्लस 180 घंटे, 192 मिनट्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। कैलकुलेट कर लें तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 2.58 इंटू 190 जो था 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। मजीद कैलकुलेट कर लें, आपके पास n आ जाएगा। एक डाइस जो है वो 3 दफ़ा टॉस किया गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि एक दफ़ा भी जो है वो 5 जो है वो नहीं आएगा। बाइनोमियल का सवाल, n आपके पास 3 है और आप चाहते हैं कि जो है 5 ना आए, तो 0 दफ़ा 5 की प्रोबेबिलिटी निकालें। और आखिरी आपके पास आ गया फॉर 9 ऑब्जर्वेशंस x और y ये है वैल्यूज़। ऐसा करें 125 जब x होगा तो y की वैल्यू बता दें। अब क्या करें, याद करें चैप्टर 10 में हमने x और y रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, भला कौन सा वाला, x माइनस एक्स का मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस, राइटिंग को क्या हो गया मेरी, y माइनस क्या था फॉर्मूला हमारा, वो चल जा भाई, जस्ट अ मिनट, फाइनली x माइनस एक्स का मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस y का मीन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला याद करें, चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b हमारे पास वहां से आ जाएगा, तो a हमारे पास कैसे निकलेगा, y का मीन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, इससे आपका a निकल आएगा। अब a और b आपके पास निकल आया, आपने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपने x की वैल्यू जो है 125 पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। और इसके साथ ही हमारा एक्सप्रेस बैच जो है वो ख़त्म हुआ। आपके पेपर्स में अभी भी कोई 10-15 दिन अगर वगैरह पड़े हैं तो अपनी प्रैक्टिस जो है वो भरपूर जारी रखिएगा। स्टे इन टच। इस तरह के और जो सवाल आपको तंग करते हैं बताइएगा। यहाँ हमने फास्ट मोड में इंतही जो है वो शदीद स्पीड में किया है, इसलिए जो है वो एक आधा सवाल हमारा गलत हुआ है। ग्रुप में जब मैं आपको रिप्लाई करता हूँ अच्छी खासा सोच समझ के करता हूँ, साथ आपको कैलकुलेटर की पिक्चर भी सेंड करता हूँ या कभी कभार नोटबुक की पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आंसर्स होते हैं। फिलहाल होपफुली अब तक आप लोगों को मैं जितना सर्व कर सकता था कर सका। मज़ीद जो है वो व्हाट्सएप पे होगी बाकी बात। तो वीडियो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होपफुली आप लोग जो है QM पास करके मुझे लंबे चौड़े मैसेज सेंड करेंगे कि सर थैंक यू सो मच, आपने QM पास करा दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।